सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 15 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे सवाल जिनके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है। फिर चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के बेसिस पे तो यही सवाल पूछे जाते हैं। एंड खास करके इस चैप्टर के जो 3 मार्कर हैं उनको तो मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली देखा है, सीबीएसई ने पूछा है। सो डोंट स्किप दोस 3 मार्कर। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो विद द फर्स्ट 3 मार्कर ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहला जो 3 मार्कर है उसमें ये पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के अंदर जो डिस्कशन था उसमें पब्लिक ओपिनियन का क्या प्रभाव पड़ता था। इस चीज को आपको एग्जामिन करना है, बताना है कि कैसे पड़ता था, क्या पड़ता था। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो लिखेंगे। एज ऑलवेज 3 मार्कर में भी इंट्रो लिखा जाता है, बहुत बच्चे नहीं लिखेंगे, बट आई वुड रिकमेंड यू टू राइट एन इंट्रो। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट इन्वॉल्व द डिस्कशन विद इन द असेंबली ओनली। इसमें पब्लिक ओपिनियन को भी शामिल किया गया था क्योंकि जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, दे न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड उनको वो अपार्ट नहीं रखना चाहते थे इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस से। अब ये चीज उन्होंने किया कैसे? सबसे पहले जो भी डिस्कशन होता था संविधान सभा में उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता था। ऑल इंडिया रेडियो पे इसकी स्ट्रीमिंग की जाती थी। तो इस चीज को जनरल पब्लिक जो है डिस्कशन करते थे, जो कि हमारे यहाँ कल्चर ही है डिबेट्स और डिस्कशन का। तो जनरल पब्लिक जब इसको डिस्कशन डिबेट्स इस पे किया करती थी तो ये जो मेंबर्स हमारे संविधान सभा के, दे थॉट कि इनके डिस्कशन का हमें फायदा मिलना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि आप अपने ओपिनियंस हमें सबमिट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, एंड ऑन दैट बेसिस हम जो है आगे डिस्कशन में प्रोसीड करेंगे या डिसीजन बनाएंगे। सो इन दैट वे पब्लिक ओपिनियन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिस्कशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसका फिर डायरेक्ट तौर पे या इनडायरेक्ट तौर पे कहें तो प्रभाव पड़ता है डिसीजन मेकिंग में भी। सो दिस वे यू कैन राइट द आंसर। आपको सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो लिखना है, फिर आपको हेडिंग के अंदर अपने सारे पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि हेडिंग लिखने से एज ऑलवेज एग्जामिनर को क्लैरिटी मिलती है, उसको कम टाइम लगेगा आपकी कॉपी चेक करने में। सेकंड क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946। इसके आपको वैल्यूज एसेस करके बताने हैं क्या इसकी इंपॉर्टेंस थी। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो डालेंगे। आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर इंट्रो डाल सकते हो, आप जवाहरलाल नेहरू एंड उनका क्या कंट्रीब्यूशन था संविधान सभा में एंड इस पूरे प्रोसेस में, उसके ऊपर भी इंट्रो लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इंट्रो दिया है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज किया नेहरू ने। डेट जब यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ तो फिर यहाँ पे अंडरलाइन भी करता हूँ, और जब आप किसी बड़ी पर्सनैलिटी का नाम मेंशन करें तो उसको भी अंडरलाइन करें, एंड अंडरलाइन हमेशा पेंसिल से करें, क्योंकि अगर कल को फिर ओवरराइट होगा तो आपको वो काटना नहीं पड़ेगा। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का फीचर क्या था, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस? सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क विद इन व्हिच द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू बी कैरीड। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जरिए जवाहरलाल नेहरू ने ये चीज क्लियर की कि भाई हम किन किन चीजों पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कभी नेगोशिएट नहीं करेंगे। जैसे हमें इंडिपेंडेंट ही रहना है, हमें सॉवरेन ही रहना है, हमें किसी के कंट्रोल में नहीं रहना, हमें रिपब्लिक ही रहना है। इट ऑल्सो गारंटीड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू आवर सिटीजन्स, कि हम जो कुछ भी आगे डिबेट्स करें जिस भी मुद्दे पे, तो इस चीज को ध्यान में रख के करें कि हमें अपने देश के लोगों को सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करानी है, हमारे पिछड़े लोगों को, दलित लोगों को एक सेफ गार्ड प्रोवाइड कराना है ताकि यहाँ पे वो सुकून से रह सके। एंड नेहरू ने इसके अलावा इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज करने के दौरान जो स्पीच दी उसमें उन्होंने इस संविधान सभा के इंपॉर्टेंस को बताया कि आप आगे चल के क्या काम करने जा रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ लीडर, कि अब संविधान सभा भी काम करना शुरू ही करती है, एंड उन्होंने इस चीज की हमें समझाई कि आप क्या करने वाले हो। ही लिंक्ड इट टू द वेरियस हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा कि आप उतना इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो जितना फ्रेंच रिवोल्यूशन के रिवोल्यूशनरीज ने किया था। They linked it with the past historical projects like French Revolution, Russian Revolution and American Revolution. उसके बाद अगर तीसरे सवाल की बात करें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस के प्रोटेक्शन के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे संविधान सभा में, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये सवाल 2 बार आया है, पिछला सवाल भी 2 बार आया था बाय द वे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने डिप्रेस्ड क्लासेस के ऊपर एक छोटा सा इंट्रो दिया है, ठीक है, कि ये जो है इसमें दलित पॉपुलेशन आती थी और इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाता था, बिकॉज ट्रेडिशनली वो भी जो है डिस्क्रिमिनेशन का ही शिकार होती थी, उनको भी दबाया ही जाता था। अब इनके राइट्स को लेके किस तरीके से आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं उसको हमने यहाँ पे एक हेडिंग के नीचे लिखना शुरू किया। कुछ लोगों ने ये आर्ग्यू किया कि अगर हम डिप्रेस्ड क्लासेस में, जिसमें कि खास करके दलित आते थे, उसकी जो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस जमाने में, अस्पृश्यता, जिसको अनटचेबिलिटी कहते हैं, अगर हमें इसे हटाना है तो केवल हम हमें कानून पारित करने से हम इस चीज को नहीं हटा सकते, केवल लीगल रिफॉर्म्स के जरिए इसको नहीं हटा सकते। जब तक मोरल जस्टिस और लोगों का एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तब तक ये चीज नहीं सुधरेगी। जब तक लोगों के दिमाग में जो पोल्यूशन है वो नहीं हटेगा तब तक हम ये अनटचेबिलिटी, इन सब चीजों को नहीं हटा सकते। एक बहुत बड़े दलित लीडर थे जे नागप्पा, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि डिप्रेस क्लासेस जो है वो सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन के कारण ज्यादा सफर करते हैं। सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन मतलब जानबूझ के लोगों ने उन्हें आइसोलेट कर दिया है, डिस्क्रिमिनेट कर दिया है, अपने से अलग मानते हैं।
एक और लीडर थे महाराष्ट्र से के.जे. खांडेकर, उन्होंने कहा कि दलितों को हज़ारों सालों से इतना दबाया गया है कि वो ना तो अब दिमाग से काम कर पा रहे हैं और ना ही उनका शरीर जो है काम करने की इजाज़त दे रहा है। सो इन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, हालाँकि सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड दलित लीडर्स नहीं की थी क्योंकि अम्बेडकर शुरू से ही जो है इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि हमें ये तो नहीं चाहिए बट हमें इतने इनफ सेफगार्ड चाहिए फॉर आवर फ्यूचर एंड द फ्यूचर ऑफ आवर जनरेशन कि हमें जो है आगे चल के उन चीज़ों का सामना ना करना पड़े जो हमारे पिछले जनरेशन के लोगों ने इंक्लूडिंग अस हमने किया है। सो दीज 4-5 पॉइंट्स यू कैन इंक्लूड इन योर आंसर्स। आप अगर चाहे तो 3 या 4 पॉइंट्स यूज़ करें, 5 टाइम है तो भी तो 5 पॉइंट्स यूज़ करें, अदरवाइज़ आई वुड नॉट सजेस्ट क्योंकि ये इनफ हो जाता है। 3 से 4 पॉइंट इज़ इनफ फॉर एनी काइंड ऑफ 3 मार्कर। Now the next question, why did some of our leader advocate a strong center during the debate in Constituent Assembly? और जो पूरा फेडरल स्ट्रक्चर था उसमें ये क्यों सेंटर को ही मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसको आर्ग्यू कर रहे थे। तो इसको मैंने इंट्रो में इसका ये लिखा है कि कांग्रेस के जो बहुत सारे लीडर्स थे, दे वेयर इन द फेवर ऑफ मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्योंकि उन्होंने वो डिजास्टर्स एक्सपीरियंस देखा था जब हमने 37 के प्रोविंशियल इलेक्शन के बाद ऑटोनॉमी दी पंजाब के क्षेत्रों में और जो बंगाल के क्षेत्र है, तो क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था। सो दिस इज व्हाई दे वांटेड टू मेक ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब आर्ग्यूमेंट क्या दिया जाता है, नेहरू ने कहा था कि हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की जरूरत है। आप जब भी आर्ग्यूमेंट, इस चैप्टर में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो गोविंद बल्लभ पंत हो, नेहरू हो, आर वी डुलेकर हो, दुर्गाबाई देशमुख हो, हंसा मेहता हो, जे नागप्पा हो, के.जे. खांडेकर हो, सरदार पटेल हो, बहुत सारे गांधी जी हैं। तो आप उनके पूरे के पूरे स्टेटमेंट को अगर आप याद रखते हैं तो ऐसा लिखेंगे, नेहरू कोटेड। अगर आपको याद नहीं है तो ऐसा सिंपल लिख देना, नेहरू आर्ग्यूड, और फिर जो भी उन्होंने कहा है उसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। बट आप नाम जरूर मेंशन करना कि नेहरू ने ये कहा था, अंबेडकर ने ऐसा सोचा और ऐसा अपना ओपिनियन रखा, आरवी डुलेकर ने ऐसा कहा। तो नेहरू ने कहा था कि हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए फॉर दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज, एक पीस इंश्योर करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। अंबेडकर ने कहा कि हमें तो अभी सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की है वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की है। ठीक है, और ये सेंटर उतना स्ट्रॉन्ग, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जितना कि 35 के प्रोविंशियल इलेक्शन, 35 के एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब करा था। एक आपके यूपी मतलब उस जमाने का यूनाइटेड प्रोविंस, आज का उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग उत्तराखंड, उसके एक मेंबर थे बालकृष्ण शर्मा। उन्होंने आर्ग्यू किया कि भाई सेंटर मजबूत तो होना ही चाहिए ताकि हम रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सके। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कम्युनल फ्रेंजी, जो उस जमाने में सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, उसको रोका जा सके। तो सो दीज वर सम आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड इन द फेवर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको आप अपने आंसर में ऐसे लिख सकते हैं। Now coming to the next question, describe the 3 lists of federalism provided by drafting committee in the Constituent Assembly। 3 लिस्ट जो फेडरलिज्म फेडरल सिस्टम के तहत लॉन्च की गई थी, उसमें आपको एक्सप्लेन करना है क्या क्या चीजें थी। तो सबसे पहले इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर एक छोटा सा इंट्रो डाल देंगे। इंट्रो आपका आपके क्वेश्चन के सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। आपके क्वेश्चन का सब्जेक्ट फेडरलिज्म है तो जस्ट आप फेडरलिज्म को डिफाइन भी कर सकते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय फेडरलिज्म, की एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जो है सरकार चलाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि मैंने इंडियन सिस्टम ऑफ फेडरल गवर्नमेंट का थोड़ा सा इंट्रो दिया है, अगर आप नहीं जानते तो आप सिंपल फेडरलिज्म को डिफाइन भी कर सकते हैं। उसमें जो 3 लिस्ट थी, सबसे पहले यूनियन लिस्ट है, उसके बाद आपका स्टेट लिस्ट है, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट है। इन तीनों में क्या क्या चीज़ें हैं उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। जो भी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको आप अंडरलाइन जरूर करेंगे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट नाम आते हैं उसको आप अंडरलाइन करेंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट डेट आता है तो उसको तो बाकायदा अंडरलाइन करना ही करना है, क्योंकि डेट बहुत बच्चे नहीं याद रखते हैं। आप अगर याद रखते हैं तो आपको इसका फायदा मिलना चाहिए। सो दीज थिंग्स यू शुड टेक केयर ऑफ व्हाइल राइटिंग द आंसर। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड हमें सब्सक्राइब करें फॉर सच काइंड ऑफ बोर्ड कंटेंट्स एंड जो अपकमिंग सीयूटी कंटेंट्स है उसके लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द व्यूज ऑफ महात्मा गांधी ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज के ऊपर बहुत बवाल हुआ था, इसमें गांधी जी का क्या ओपिनियन था उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे आप गांधी जी के ओपिनियन का एक छोटा सा इंट्रो दे सकते हो, या आप गांधी जी के ऊपर ही एक इंट्रो दे सकते हो। देखो, गांधी जी का जो भी ओपिनियन होगा वो हमेशा यूनिटी से रिलेटेड होगा, हारमनी से रिलेटेड होगा, खास करके जो कम्युनल हारमनी है उससे रिलेटेड होगा, क्योंकि वो उस जमाने का सबसे बड़ा कंसर्न। तो ऐसा दे सकते हो कि महात्मा गांधी हैज ऑलवेज बिन एन एडवोकेट ऑफ कम्युनल हारमनी, हेंस हिज ओपिनियन ऑन द इशू ऑफ नेशनल लैंग्वेज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस आइडियोलॉजी ऑफ गांधी जी। अब उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि भाई इनकी आइडियोलॉजी थी क्या, कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो है, यहाँ पे चूंकि मुझे पता है कि भाई हिंदुस्तानी लैंग्वेज को गांधी जी प्रेफर करते थे, तो मैंने हिंदुस्तानी लैंग्वेज पे एक छोटा सा इंट्रो डाला है। अब गांधी जी क्या सोचते थे हिंदुस्तानी लैंग्वेज के ऊपर, वो देखो। गांधी जी सोचते थे कि भाई हिंदुस्तानी लैंग्वेज ऐसी है जिसमें अलग अलग भाषाओं के एलिमेंट्स मिले हुए हैं, तो ये बहुत लोगों को समझ आती है, और एक देश की नेशनल लैंग्वेज वही होनी चाहिए जो बहुत लोग समझते हैं, एटलीस्ट लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन शुड अंडरस्टैंड इट। और हिंदुस्तानी जो है बहुत लोग समझते भी थे, बोलते भी थे, एंड ओवर द ईयर्स इसमें बहुत सारे भाषाओं के एलिमेंट्स शामिल होने के कारण इससे लोगों का लगाव भी था।
ठीक है। और गांधी जी ने हिंदुस्तानी को एक ऐसे लैंग्वेज के तौर पे देखा जिससे वेरियस कम्युनिटीज कम्युनिकेट कर सकती थी एंड ये जो कम्युनल बैरियर था उसको तोड़ा जा सकता था, यूनिटी इंश्योर की जा सकती थी। सो दीज 4 or 5 पॉइंट्स यू कैन मेंशन इन दिस आंसर। Now the next question, describe the role of B.R. Ambedkar in highlighting the approach of a strong and united center in the Constituent Assembly। हमने अभी अभी आपको बताया कि B.R. Ambedkar was one of such a staunch supporter of strong center कि उन्होंने बकायदा आर्ग्यू किया था इन चीज़ों को लेके कि हमें सेंटर में हमें इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें करना है वो है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाना है, इसके बिना तो फंक्शन कर ही नहीं पाएंगे। तो बी आर अम्बेडकर, मैंने वही इंट्रो भी डाला है कि बी आर अम्बेडकर वॉज वन ऑफ द स्टॉन्च सपोर्टर, स्टॉन्च मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, तो आप स्टॉन्च नहीं समझते तो स्ट्रॉन्ग लिख देना, ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर। एंड उसके बाद उनके आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पे मैं कोट करूंगा। अगर मुझे हु बहू उनके आर्ग्यूमेंट्स याद है तो मैं कोट करूंगा, अगर नहीं याद है मैं अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहता हूँ तो आई वुड से अम्बेडकर सेड और अम्बेडकर आर्ग्यूड, ठीक है, या अम्बेडकर साइटेड, अम्बेडकर रेफर्ड। सो अम्बेडकर कोटेड दैट वी नीड a strong center and united center much stronger than the center we had created under the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। उन्होंने असेंबली के मेंबर्स को ये भी रियलाइज कराया कि क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी हमारा देश दोनों तरफ से, ईस्ट से भी, वेस्ट से भी, नॉर्थ से भी, साउथ में तो नहीं था, रॉयट्स और वायलेंस का शिकार हुआ पड़ा है, हर तरफ दंगे फसाद हो रहा है। तो उनका ऐसा मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर जरूरी है ताकि हम कम से कम ये कम्युनल इंसैनिटी हटा के काइंड ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा सके अपने जनरेशन को, अपने लोगों को। Now the next question, describe the aspiration of 19th century social reformers expressed in the Constituent Assembly। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल में बेसिकली ये पूछ रहा है, लेट मी मेक दिस क्लियर टू यू, कि जब संविधान सभा में संविधान बनाया जा रहा था तो उन्होंने किस तरीके से 19वीं शताब्दी के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनके एस्पिरेशंस का, उनके महत्वाकांक्षाओं का ध्यान रखा। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि उस जमाने के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने किन किन चीजों के ऊपर फोकस किया था और कैसे संविधान सभा ने उन चीजों को लागू करने का और इंक्लूड करने का फैसला किया और कैसे वो इंक्लूड करते हैं। सो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज एक्सपेक्टेड, ये छोटा सा इंट्रो है कि उनको, उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो देश के हर नागरिक एक्सपेक्टेशन को, महत्वाकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए एक संविधान बनाएंगे। अब उन्होंने जो 19वीं शताब्दी के सोशल रिफॉर्मर थे उनके महत्वाकांक्षाओं को कैसे सम्मानित करके उनको शामिल किया वो देखते हैं। सबसे पहली बात कि डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये संविधान सभा की तत्कालीन डिमांड नहीं थी, बहुत पहले से ये जो है लोग डिमांड कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के जो सोशल रिफॉर्मर थे, खास करके जिन्होंने विडो रिमैरेज और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ बात की, उसको इंप्लीमेंट कराना चाहा, विडो रिमैरेज को और चाइल्ड मैरिज को एबोलिश कराना चाहा, दे वर डिमांडिंग सोशल जस्टिस इन द फॉर्म ऑफ दीज टूल्स। स्वामी विवेकानंद जब हिंदुज्म में रिफॉर्म करने की बात करते हैं तो वो रिलीजन को जस्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई इंसाफ के बुनियाद पर रिलीजन तैयार हो, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हटाया जाए। ज्योतिबा फुले ने जब स्कूल्स बनवाए, बेटी को पढ़ाना शुरू किया, तो वो अपलिफ्ट करना चाहते थे डिप्रेस्ड क्लासेस को। जब ये कम्युनिस्ट संगठनों ने और सोशलिस्ट वर्कर्स ने पीजेंट्स और मजदूरों की लड़ाई लड़नी शुरू की तो वो भी उस तरीके से इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस डिमांड कर रहे थे। तो ये जो 19वीं शताब्दी के अलग अलग रिफॉर्मर्स थे, अलग अलग डोमेन के, इनकी चीजों को संविधान सभा ने रिस्पेक्ट भी दी और इंक्लूड भी किया। सो दीज वर द एस्पिरेशन विच द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नॉट ओनली रिस्पेक्टेड बट ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि बाद में फिर ये चीज़ हमारे प्रेम्बल में भी आती है एंड थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन चीज़ों पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। डिस्क्रिमिनेशन हटाना है, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर कर दी है, ठीक है। एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ आरवी डोलेकर ऑन द इशू ऑफ नेशनल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये उस जमाने के एक लीडर थे जो यूनाइटेड प्रोविंस से आते थे। आप आरवी डोलेकर के बारे में एक छोटा सा इंट्रो डाल सकते हैं। ये नेशनल लैंग्वेज में जो डिबेट हुआ उसके बारे में भी छोटा सा इंट्रो डाल सकते हैं कि बहुत इंटेंस डिबेट हुआ था। डिबेट बेसिकली दो खेमों में बट गया था। एक जो हिंदी को सपोर्ट करते थे एज ए नेशनल लैंग्वेज, उसकी लीड जो है आरवी डोलेकर साहब देख रहे थे, और एक जो हिंदी को अपोज करते थे एज ए नेशनल लैंग्वेज, उसमें खास करके जो साउथ इंडिया के लीडर्स थे वो थे। आरवी डोलेकर वॉज एन एग्रेसिव कांग्रेसमैन फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंस एंड उनके आर्गुमेंट्स आप सुने। उन्होंने कहा था कि ही वॉज नॉट इवन इन द फेवर ऑफ हिंदुस्तानी। वो कहते कि हिंदी ही ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल उर्दू का और पर्शियन एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हर एक इंडियन को हिंदी आनी चाहिए एंड जिनको हिंदी नहीं आती है एंड दोज हु आर सिटिंग इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर नॉट वर्दी ऑफ बीइंग द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब उन्होंने ये चीज कह दी तो पूरा असेंबली एक तरीके से खड़ा हो गया, आग लग गई। वो वहां पे उस जमाने में प्रेसिडेंट हमारे हुआ करते थे राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने मीडिएट किया तभी जाके असेंबली शांत होती है। और लेकिन फिर भी ये आदमी चुप नहीं रहे, उसके बाद भी उन्होंने इस चीज़ों को कंटिन्यू किया। और जब भी कोई अपोज करता था साउथ इंडिया से, खास करके जो लीडर्स हिंदी के नेशनल लैंग्वेज की कैंडिडेटशिप को, तो ये उनको अपने स्पीचेस में कॉन्स्टेंटली अटैक करते थे। सो दिस वॉज बेसिकली द स्टांस ऑफ आरवी डोलेकर ऑन मेकिंग हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं बनाना चाहते थे बाय द वे, ये नेशनल लैंग्वेज ही बनाना चाहते थे, जो कि अभी तक हमारी कोई भी नहीं है। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रोल इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इस सवाल में आपको बी आर अम्बेडकर के रोल के बारे में बताना है, क्या अहमियत थी उनकी।
बी आर अम्बेडकर के बारे में छोटा सा इंट्रो कि ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वो इंडिपेंडेंट इंडिया में लॉ मिनिस्टर भी थे। इसके पीछे भी एक कहानी है, मैंने वन शॉट में डिस्कस किया है। क्या कहानी अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बी आर अम्बेडकर की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और ड्राफ्टिंग कमेटी का ही काम था कि जो भी असेंबली में डिस्कशंस वगैरह और उनको नोट करे एंड उस बेसिस पे फर्दर चीज़ें जो है प्रोसीड होंगी। उनके आर्ग्यूमेंट्स ना केवल ड्राफ्टिंग कमेटी में जो उनका रोल था वो बहुत अहम था, बल्कि उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया आर्ग्यूमेंट्स में। फिर चाहे वो सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हो, डिप्रेस क्लासेस के राइट्स के ऊपर हो, नेशनल लैंग्वेज के ऊपर हो, ठीक है, यूनिटी के ऊपर हो। एंड वो लॉयर थे, इकोनॉमिस्ट थे, तो ये जो इनकी स्पेशलिटी है, ये जो इनकी क्वालिफिकेशंस थी, दैट शेप द नेचर ऑफ डिबेट्स एंड इंश्योर्ड कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव बने। इसमें किसी भी तबके को, किसी भी कम्युनिटी को हम छोड़े ना, हर आदमी के, हर नागरिक के मन की बात उसमें हो और एक्सप्रेस की जा सके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द रोल ऑफ गोविंद बल्लभ पंत और यूनिफाइड नेशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। क्या आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने दिए थे एक यूनिफाइड नेशन के तौर पे, कि कैसे इंडिया को एक यूनिफाइड नेशन बनना होगा और उसके लिए लोगों को क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। गोविंद बल्लभ पंत वॉज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ यूनिफाइड नेशन एंड उन्होंने इसके लिए बहुत बार अब बात उठाई और ये भी कहते थे कि भाई अगर हमें इस देश को आगे देखना है बहुत दिनों तक बिना किसी फॉरेन कंट्रोल के, तो हमें अपनी एज ए कम्युनिटी, एज ए सेल्फ नहीं सोचना पड़ेगा, पहले एज ए सिटीजन सोचना पड़ेगा। और व्हाट वाज हिज टेक, व्हाट वाज आइडियोलॉजी, तो शुरुआत से ही वो सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ रहे। उन्होंने कहा था कि किसी डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए हर तबके के लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस का संचार करना, एक यूनिटी का संचार करना बेहद ज़रूरी है और ये यूनिटी सेपरेट इलेक्टोरेट को ग्रांट करने से नहीं आएगी। अगर हम किसी कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं, दैट मीन्स वी आर मेकिंग देम आइसोलेट, वो हम उसे आइसोलेट कर दे रहे हैं। अब उस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उस कम्युनिटी के बारे में ही ध्यान देंगे, उस कम्युनिटी के लोग अपने बारे में ही ध्यान देंगे, देश को जो है हो सकता है कभी कभार इग्नोर भी कर दे, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर दे। सो वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज नेशनल इंटरेस्ट एट एनी कॉस्ट, ये चीज़ गोविंद बल्लभ पंत आर्ग्यू कर रहे थे। सो दैट यू कैन राइट इन द आंसर। अगर आपको ये सेशन वर्दी लग रहा है, फ्रूटफुल लग रहा है और ऐसे आंसर्स अगर आप लिखना चाहते हैं, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि एक आंसर राइटिंग टिप के ऊपर वीडियो भी हिस्ट्री की जरूर आएगी, जल्द आएगी। Now the next question, again the last 3 marker of the session probably. Describe the role of Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly of India. क्या रोल था इनका? हमने अम्बेडकर का रोल देख लिया, हमने गोविंद बल्लभ पंत का रोल देख लिया, अब नेहरू का भी देख लेते हैं। नेहरू बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो लीडर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एंड बहुत क्रूशियल रोल था उनका, चाहे फिर वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के प्रपोजल में हो, फिर डिबेट्स के पार्टिसिपेशन में हो, मीडिएशन में हो, लोगों को शांत कराने में हो। ही वॉज, कह सकते हैं कि एक लिंचपिन थे, एक की प्लेयर थे इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और यहाँ पे उनके रोल्स को मैंने डिस्कस किया, फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू द to the person who used to participate in the debates, to the person who used to mediate the session, जब भी कुछ ऐसा बवाल होता था तो लेकर साहब जब कुछ कर देते थे तो। सो दिस वाज बेसिकली द रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इसमें भी 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको पॉइंट्स नहीं बनाने आते, अगर आपको कंटेंट लिखना ही नहीं आता, आप एक बार पीडीएफ देखो और खुद से आंसर लिखने की कोशिश करो। नहीं होता है, वापस से पीडीएफ की मदद लो या एनसीईआरटी किताब की मदद लो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लिख नहीं पाओगे। एंड जो जब आप प्रैक्टिस करते हो, देख के ही प्रैक्टिस करो, बट वो कंटेंट्स, वो कीवर्ड जो है ना, आपके दिमाग में छपने चाहिए। वो याद तो आप कर नहीं सकते, भूल जाओगे। सो इट इज़ बेटर टू प्रैक्टिस फ्रॉम समवेयर एल्स, किसी ना किसी सोर्स से ही प्रैक्टिस करो, कोई मसला नहीं है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 मार्कर्स देखते हैं। तो जो सबसे पहला 8 मार्कर है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश का, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली जो फेडरल सिस्टम में पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, इसको लेके आपको पूरा बैकग्राउंड विद द कंक्लूजन समझाना है। तो यहाँ पे फेडरल सिस्टम के ऊपर मैंने एक छोटा सा इंट्रो दिया है, छोटा सा नहीं, 3 मार्कर से थोड़ा सा बड़ा। 3 मार्कर में 1 से 1.5 लाइन का इंट्रो आता है, ठीक है, और इसमें 2 से 3 लाइन का इंट्रो आता है। उसके बाद मैंने फेडरल सिस्टम या राइट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट के ऊपर 5 हेडिंग डाले हैं, जिसके अंदर मैं अलग अलग पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट्स की लिस्ट बताई है, फिर कॉम्प्लेक्सिटी बताई है कि क्यों ये जो फिजिकल सिस्टम में खास करके जो टैक्सेस का, रेवेन्यू का बंटवारा था, उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी थी। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेंटर के आर्ग्यूमेंट में फेवर में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट दिए गए, स्ट्रॉन्ग स्टेट के फेवर में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट दिए गए, एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या हुआ उसको देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात की है भाई, 3 लिस्ट निकाली गई, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट। डेलिबरेटली जो है यूनियन के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली गई, कॉन्करेंट लिस्ट में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली गई जिनको केवल स्टेट के जिम्मे डाला जा सकता था, बट जो लोग थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, मेजॉरिटी ऑफ देम वर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज एनीथिंग टू द स्टेट्स, ठीक है। और इसके लिए क्या आर्गुमेंट उन्होंने दिया वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ कॉम्प्लेक्सिटी पे नजर डालें तो देखो, जो मेजर टैक्सेस थे जैसे कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये सेंटर के अंदर डाल दिए गए। फिर कुछ टैक्सेस ऐसे थे जिनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, एक्साइज ड्यूटीज, इनकम टैक्सेस। फिर कुछ ऐसे टैक्सेस थे जिनको स्टेट अथॉरिटी में डाल दिया गया, लैंड एंड प्रॉपर्टी टैक्सेस, सेल्स टैक्स, लिकर टैक्स। ऑब्वियसली जो है
ये जो 4 चीज़ें आप देख रहे हो इसमें ज़्यादा कलेक्शन होता था। तो स्टेट की आर्गुमेंट थी कि आपने हमें प्रॉपर गेटवे ही नहीं दिया रेवेन्यू कलेक्शन का, तो हम कैसे अपने अंदर विकास कर पाएँगे? हम ऐसा तो नहीं कि हमें अपने लोगों को पोषण दिलवाना है, न्यूट्रिशन दिलवाना है, वैक्सीनेशन करवानी है और इसके पैसे के लिए बार-बार सेंटर की तरफ जाते रहेंगे। आप हमें प्रॉपर सोर्स ऑफ रेवेन्यू दें और फिर जो है एक प्रॉपर फेडरल सिस्टम बनेगा, जिसमें हम आपसे जो है बार-बार मदद ना माँगने जाएँ और हमारा भी डेवलपमेंट होता रहे, आप भी निश्चिंत रहें। फिर आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया स्ट्रॉन्ग सेंटर को लेके? बहुत सारे लोगों ने जब ये पूछा कि भाई ये ऐसा बँटवारा क्यों हो रहा है पावर्स का? तो लोगों ने कहा कि भाई सेंटर को मजबूत बनाना ज़रूरी है इकोनॉमिक रिसोर्सेज़ मोबिलाइज़ करने के लिए, कम्युनल फ्रेंजी रोकने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। बी आर अम्बेडकर जैसे लोगों ने भी कहा था कि नहीं हमें मजबूत सेंटर चाहिए। जवाहरलाल नेहरू बीइंग द प्राइम मिनिस्टर वो तो मजबूत सेंटर चाहेंगे ही चाहेंगे। एक और हमारे लीडर थे गोपाल स्वामी अय्यानगर, उन्होंने भी कोट किया था कि सेंटर शुड बी मेक एज़ स्ट्रॉन्ग एज़ पॉसिबल। इसको आप कोट भी कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट आप याद रखें। सेंटर शुड बी मेड एज़ स्ट्रॉन्ग एज़ पॉसिबल। स्ट्रॉन्ग स्टेट के फेवर में क्या आर्गुमेंट दिए गए? इसमें भी बहुत सारे लोग आते हैं। के संथानम मद्रास से थे, ही वाज वेरी वोकल। वो कहते हैं कि सेंटर ने इतनी चीज़ें अपने अंदर डाल ली है कि वो सही से फंक्शन ही नहीं करना कर पाएगा। ही आल्सो मेड इट दिस स्टेटमेंट कि सेंटर इज़ लाइकली टू ब्रेक, वो टूट जाएगा, इतनी ज़िम्मेदारी उन्होंने अपने अंदर ले ली है। उनको लगता है कि इससे हमारा भला होगा बट होना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सेंटर कुछ ड्यूटीज़ रिलीव करके कुछ डेलीगेट करे स्टेट्स को, तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। एंड एज पर देम प्रोविंसेस वेर गोइंग टू बी इम्पोवरिश्ड, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। पैसा कमाने का सोर्स ही आपने नहीं डाला है। पैसा कमाने का सोर्स है दारू के ऊपर टैक्स, पैसा कमाने का सोर्स है सेल्स के ऊपर टैक्स। अब आप ये बताएं कि जो स्टेट जहाँ केवल एग्रीकल्चर होता है, जो स्टेट टूरिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है, वहाँ पे सेल्स टैक्स कैसे होगा? ठीक है, वहाँ पे लिकर टैक्स कैसे होगा? ऐसे स्टेट में जहाँ पे मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है एंड वहाँ पे उन्होंने कल को डिमांड किया कि भाई लिकर बैन कर दो, तो क्या टैक्स करेंगे? बिहार में अभी लिकर बैन है, तो बिहार में तो टैक्स कलेक्शन ही नहीं होता है। तो बिहार को हर बार अभी आप देखेंगे बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है उनको जाना पड़ता है दिल्ली, और वो हर चुनाव में कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। सो दिस इज बेसिकली द फेडरल सिस्टम। ये कुछ जो कॉन्स है फेडरल सिस्टम के वो है। उसके बाद कंक्लूजन ये निकाला गया क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था और सबसे ज़्यादा जो एक बहुत विक्टिम कार्ड खेला गया कि भाई अगर हम स्टेट को ऑटोनॉमी देंगे तो ये वही होगा जो पाकिस्तान के साथ हुआ। स्टेट अपने आप में एक एंटिटी बन जाएगी और फिर बहुत सारे स्टेट चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टेट तो प्रिंसली स्टेट्स को मिला के भी बने थे, तो वो कहेंगे कि हमें अलग राज्य दे दो, हमें अपना साम्राज्य दे दो। सो ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम प्रो सेंटर मेंबर्स अल्टीमेटली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक डिस्टिंक्ट बायस शो किया टुवर्ड्स मेकिंग सेंटर मोर पावरफुल देन द स्टेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया द लैंग्वेज इशू वाज इंटेंसली डिबेटेड। इसके ऊपर आपको आंसर लिखना है। 2016 में 2022 में सवाल आया है। अब हमने नेशनल लैंग्वेज के ऊपर एक छोटा सा इंट्रो डाल दिया कि इंडिया एक डाइवर्स लैंग्वेज कल्चर और एथनिसिटी वाला राज्य है। यहाँ पे एक नेशनल लैंग्वेज डिसाइड करना वाज गोइंग टू बी वेरी हरकुलियन टास्क। तो अब इस दौरान क्या क्या मुश्किलें आई उसको देखते हैं। इसमें शुरुआत करेंगे बैकग्राउंड से। नेशनल लैंग्वेज की बात जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था ना, तब से लोग कर रहे थे। तो बैकग्राउंड में उसकी चर्चा करेंगे। गांधी जी का क्या ओपिनियन था, हालांकि उस टाइम गांधी जी जीवित तो नहीं थे, बट उनका क्या ओपिनियन था। सपोर्टर्स, अब यहाँ पे हिंदी पिक्चर में आता है कि हिंदी के सपोर्टर क्या बोल रहे थे और हिंदी के अपोनेंट्स वाले क्या बोल रहे थे, क्योंकि मेजोरिटी अब जो डिबेट है इसी में बट गई थी। और फिर कंक्लूजन क्या निकला। तो सबसे पहले बैकग्राउंड की अगर बात करें तो 1930s के आसपास ही कांग्रेस ने ये देखा कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो है वो बहुत सारे लोग बोल पाते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज वाज अ ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड उर्दू। एक ऐसी लैंग्वेज थी जो आज के ज़माने में विलुप्त हो चुकी है। इसमें हिंदी के भी शब्द थे, उर्दू के भी शब्द थे। उस ज़माने में हिंदी एंड उर्दू कोई डिफरेंट लैंग्वेज के तौर पर डेवलप नहीं हुई थी। उसमें एक ऐसी लैंग्वेज हिंदुस्तानी थी जिसमें पर्शियन से वर्ड लिए गए, संस्कृत से वर्ड लिए गए एंड इनको फिर यूज़ किया जाता था। फिर धीरे-धीरे जब कम्युनल आइडेंटिटी लोगों की डेवलप होनी शुरू हुई, तो मुसलमानों ने कहा कि इसमें से पर्शियन के एलिमेंट्स निकाल के उर्दू बना लिया और हिंदुओं ने इसमें से संस्कृत के एलिमेंट्स निकाल के हिंदी बना लिया। और उसके बाद बहुत सारे जो असेंबली के मेंबर्स थे, चूँकि कम्युनल फ्रेंजी हो ही रहा था मुस्लिम लीग के आने के बाद से जो है, तो शुरुआत में तो ये था कि भाई हिंदुस्तानी लैंग्वेज ही नेशनल लैंग्वेज बनेगी, बट अल्टीमेटली दे वर फोर्सिंग कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ से जो है चीज़ें शुरू होती हैं। गांधी जी का क्या ओपिनियन था? गांधी जी अपने ज़माने तक उन्होंने हमेशा हिंदुस्तानी लैंग्वेज को सपोर्ट किया था, क्योंकि इसको लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल बोल पाते थे। उर्दू के एलिमेंट, हिंदी के एलिमेंट, बहुत सारे और रीजनल लैंग्वेजेस के एलिमेंट इसमें थे, तो लोग समझ भी पाते थे, बहुत लोग बोल भी पाते थे। और इनका ऐसा मानना था कि बीइंग अ मल्टी कल्चरल लैंग्वेज, ये अलग अलग कम्युनिटीज़ के कम्युनिकेशन में बहुत प्रभावी साबित होगा और एक यूनिटी भी इंश्योर करेगा फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल। लेकिन जब बात आती है डिबेट्स की असेंबली में, तो वहाँ पे अब तबका बट गया था, क्योंकि लोगों ने अभी-अभी देखा था पार्टीशन हुआ ऑन द कम्युनल लाइन्स, तो वो चाहते थे कि हिंदी को जो है एक नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए। और इसमें सबसे बड़े जो इसके प्रखर समर्थक थे वो थे आरबी डोलेकर। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जो मेंबर हिंदी नहीं जानते और यहाँ बैठे हुए हैं, उनको यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, दे आर नॉट वर्दी ऑफ बीइंग द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको लेके बहुत बवाल हुआ था, मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया है। और हिंदी के जो अपोनेंट्स थे, जो अपोज करते थे, वो ये कहते थे कि ये जो अपोजिशन है हिंदी का,
ये हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। गांधी जी हिंदी के तो प्रवर्तक सपोर्टर नहीं थे, बट हिंदुस्तानी के सपोर्टर थे, और हिंदुस्तानी ऑफ कोर्स जो नॉर्थ इंडियन स्क्रिप्ट है उसी में लिखी जाती थी, बोली भी जाती थी। तो उन्होंने इसको ना साउथ इंडिया के स्कूल्स में इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की, जिसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं थे, सीखना ही नहीं चाह रहे थे। गांधी जी खुद प्रमोट कर रहे थे और उनके प्रभाव में लोग प्रमोट करवा रहे थे ज़बरदस्ती, बट नहीं हो रहा था। एंड दिस इज वाई ये जो कुछ लीडर थी, जी दुर्गाबाई, शंकरराव देव, ये सब कोट कर रहे थे कि ये चीज़ें साउथ इंडिया में नहीं चलेंगी, और अगर आप अपने, चूंकि मेजोरिटी आपकी है, तो अगर आप इसको थोपने की कोशिश करोगे तो दैट इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन अस। ये जो एग्रेसिव एटीट्यूड है आपका हिंदी को थोपने का, ये हमारे ऊपर एक जो है नागवार गुजरेगा, और फिर इसको लेके बवाल हुआ। एंड अल्टीमेटली जो है कंसेंसस ये बनता है कि इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं रहेगी, हिंदी और इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। उस जमाने में हालांकि इंग्लिश की भी बात नहीं की गई थी, कहा गया था कि इंग्लिश को हम लोग हटा देंगे पूरी तरीके से। तो जो प्रपोज था कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐसा था कि आगे चल के हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, और हर स्टेट को ये छूट दी जाएगी कि आप हिंदी के साथ एक और ऑफिशियल लैंग्वेज अपने स्टेट के हिसाब से, अपने एथनिसिटी के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि बाद में किसी स्टेट ने इंप्लीमेंट नहीं किया, कुछ एक स्टेट को छोड़ के। और अभी भी इंग्लिश जो है एज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज है ही। सो दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर के आखिरी सवाल को देखते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ये सवाल आना ही था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्कर में भी आया था, अभी भी आया। सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके लोग क्यों अपोज कर रहे थे, इसको आपको बताना है। तो केवल आप अपोजिशन के आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं दे सकते, उतने में तो 8 मार्कर बनेगा नहीं। आपको प्रॉपर बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, कहाँ से ये चीज़ शुरू हुई, कैसे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, कैसे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, और फिर क्या कंक्लूजन निकलता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रो डालेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर। आप ये चाहते तो ये भी डाल सकते थे कि भाई जो कॉन्सेप्ट है 1909 में आया था सबसे पहले मुसलमानों के लिए, कि भाई हम लोग उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाएंगे। मुस्लिम लीग नई नहीं बनी थी, और ब्रिटिशर्स चाहते थे उनको अपीस करना। इसके बाद ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उनको सिखों के लिए, दलितों के लिए, अदर माइनॉरिटीज़ के लिए भी लाने की कोशिश की गई थी। हालाँकि दलितों के लिए ला नहीं पाए कभी। उसके बाद संविधान सभा में क्या दिक्कत हुई है वो दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड के ऊपर, क्या रीज़न था इसको अपोज़ करने का, आर्गुमेंट्स क्या-क्या दिए गए इसके अपोजिशन में, एंड देन कंक्लूजन क्या था। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, जब पार्टीशन होता है तो सब लोग ये जान चुके थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट वाज़ वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड द पार्टीशन। ठीक है? क्योंकि ये जो कम्युनल आइडेंटिटीज़ हैं, ये जग ज़ाहिर हुई है सेपरेट इलेक्टोरेट के आने से। तो इसको लेके कोई चर्चा नहीं कर रहा था, बट एक बी पुकर बहादुर थे मद्रास के मुस्लिम लीग के मेंबर। उस ज़माने में भी मुस्लिम लीग टूट गई थी, बट इंडिया में मुस्लिम लीग के बहुत सारे मेंबर्स रह गए थे, जो कि धीरे-धीरे फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसलिए मुस्लिम लीग अभी नाम मात्र के तौर पे है, शायद साउथ इंडिया में तमिलनाडु में है और केरल में है एक्टिव। वैसे तो पार्टी बहुत बड़ी है। 27 अगस्त 1947 को पहली बार बी पुकर बहादुर, बीइंग द इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, उन्होंने ये डिमांड उठाई कि भाई मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट देना पड़ेगा, स्पेसिफिकली फॉर द मुस्लिम्स। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि हमें एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराने के लिए, चूंकि ऑल द माइनॉरिटीज, इस चीज़ को लागू करने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि केवल सेपरेट इलेक्टोरेट ही मुसलमानों को एक मीनिंगफुल वॉइस दे पाएगा इस डेमोक्रेसी में जहाँ पे वो माइनॉरिटी में है। अब इसको लेके अपोजिशन क्यों होता है, आर्ग्यूमेंट क्या है। सबसे पहले जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने ये देखा था कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इसको लाया किसने था, ब्रिटिशर्स ने लाया था। और वो जब लाते हैं मुसलमानों को कहते हैं कि भाई तुम्हें हम अलग एक ऐसा इलेक्टोरेट बना के देंगे जहाँ पे केवल तुम ही वोटर रहोगे और तुम्हारे कैंडिडेट्स रहेंगे। तो इससे नुकसान ये हुआ कि उस पूरे इलाके में, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसा इलाका होगा जहाँ पे केवल मुस्लिम वोटर्स होंगे या केवल दलित वोटर्स होंगे, कि उन्हीं का कैंडिडेट खड़ा होगा, उन्हीं के बारे में सोचेगा। तो जो वहाँ पे नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं, उनको तो वोट देने का अधिकार भी नहीं है, उनके कैंडिडेट्स भी नहीं खड़े होंगे। तो एक कम्युनल आइडेंटिटी क्रिएट होगी, वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं, चूँकि उनको पता है कि हमारा वोट पॉपुलेशन कौन है, उसी के हिसाब से वो अपना कैंपेन करेंगे। और इस कैंपेन में आपने देखा भी होगा, आपने अगर 14वां चैप्टर पढ़ा होगा अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन, उसमें ऐसे-ऐसे स्लोगन्स डाले गए थे। जो स्लोगन्स का तरीका है, ये अभी का नहीं है, ये बीजेपी कांग्रेस के टाइम के नहीं, बहुत पुराने पुराने ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। तो उसी टाइम से जो है, ये दे वर ट्रॉमेटाइज्ड बाय द फियर ऑफ कंटिन्यूड सिविल वॉर्स, राइट्स एंड वायलेंस, और इसको ये वापस होने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने आर्ग्यू किया था, सरदार पटेल ने कहा था कि इट वाज काइंड ऑफ पॉइजन, जिससे जो है हमारी पूरी पॉलिटिक्स खराब हो गई है और आगे हम इसे खराब नहीं होने देना चाहते। गोविंद वल्लभ पंत ने बहुत लंबा-लंबा आर्गुमेंट दिया था। इन्होंने तो सेपरेट इलेक्टोरेट से लेके नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर ये पहुंच गए थे। आरबी ढुलेकर, अगेन बीइंग राइट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट एक ब्रिटिशर्स का टूल था, जिसके जरिए उन्होंने अलग-अलग लोगों को मूर्ख बनाया, और जो है देश फिर आगे चल के पार्टीशन में तब्दील होता है। कंक्लूजन ये निकला कि सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो है वो डिप्रेस क्लासेस ने, दलितों ने तो कभी नहीं की, क्योंकि अम्बेडकर खुद जानते थे इसका नुकसान क्या है। मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने भी अल्टीमेटली छोड़ दिया। हालांकि मुस्लिम लीग के बहुत बहुत मेंबर्स इसके पक्ष में शुरू से भी नहीं थे। उसमें आप नाम भी कोट कर सकते हैं, बेगम एजाज रसूल का। शी प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑल ऑफ देम एग्री कि भाई इस डिमांड को हमें छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर वापस एक जो है पाकिस्तान पार्ट 2 हो जाएगा। Ultimately, by the end of 1949, all the members of the Constituent Assembly were agreed to give up on the demand of separate electorate। हालांकि इनको ये वादा किया गया कि हम आपके लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी जरूर बनाएंगे, बट ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है
दैट इज बियॉन्ड आवर नीड्स, ये हमें नहीं चाहिए। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। इसमें होपफुली मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे कवर किए हैं, एंड इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते करते मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट से बात करके आपको चैप्टर भी रिवाइज करा दिया है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन and get ready for more such videos on the boards and the CUT. Thank you for watching.